हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये इन्वायरमेंटल स्टडी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी का, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि आप उस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हैं या आपने कहीं कुछ और पढ़ा है, मैम ने कुछ और बताया है, तो वो चीज़ तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन में इन्वायरमेंटल स्टडी के किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो इन्वायरमेंटल स्टडी का सेकंड टॉपिक डिस्कस होगा। इसके पहले हमने परिवार और मित्र वाला जो आपका टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, खेल व कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम खेल व कार्य क्या है, खेल की विशेषताएं पढ़ेंगे, खेल के प्रकार क्या हैं और शिक्षा में खेल प्रणाली के का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। और हाँ, एक चीज़ है जिसको बच्चे बहुत परेशान है लेके कि मैम जो है आप टेस्ट पेपर करवा दीजिए, क्योंकि जितने टॉपिक हमारे हो जा रहे हैं एटलीस्ट हमें पता चले कि कितना हमारा रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और मैं जल्दी ही आपके सामने टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इतनी तैयारी मैं वहाँ पे करवा दूँ ना कि आपको फिर जब एग्ज़ाम में पहुँचो तो आपको कोई डाउट ही ना लगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करके आइए। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, जल्दी ही मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगी आपके लिए। तो चलिए आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेल व कार्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो बात का भाई हमारी जो सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, इसमें खेल की जो प्रवृत्ति होती है, जो खेलने का महत्व होता है ना, उसका अलग ही बात होता है। तो वही कहा गया है कि सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति में खेल की प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक और क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार खेल का सामान्य अर्थ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चित्त की उमंग या मन बहलाव या व्यायाम के लिए जो हम इधर उधर उछल कूद, दौड़ धूप या कोई साधारण कृत्य करते हैं ना, वही तो हमारा खेल होता है। जैसे देखते ना, बचपन अपना याद करिए भाई, हम लोग इधर उधर उछल कूद करते थे। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, दौड़ धूप करते थे कि दौड़ पता ही नहीं चलता था कि धूप निकली है, कोई मतलब नहीं होता था। खींच के हम लोग को अंदर लाना पड़ता था कि नहीं भाई अंदर आ जाओ, अब बस बहुत हो गया खेलना। तो वही चीज़ इन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ हमारे चित्त को उमंग दे, जो हमारा मन बहलाए, वही तो आपका खेल होता है। मैकडूगल वर्ग ने भी एक परिभाषा दी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। इन्होंने कहा कि खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जो हम स्वयं अपने लिए करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं करते हैं, हम उससे खुश होते हैं, हमें फीलिंग अच्छी वाली आती है। और इन्होंने कहा कि यह खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया था, मैकडूगल वर्ग ने दिया था। अगला है हमारा खेल की विशेषताएं। अब खेल की विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर खेल की विशेषताओं के बारे में बताया, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे रायबर्ग ने क्या कहा कि खेल एक साधन है जिसका उपयोग दूसरे स्व द्वारा उस समय किया जाता है जब हमारी विभिन्न मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती हैं। जैसे हमारी मूल प्रवृत्तियां, हमारे जो भाव होते हैं, मैकडूगल वर्ग ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, तो उसी के बारे में इन्होंने कहा कि खेल एक साधन है जिसका उपयोग दूसरे स्व द्वारा उस समय किया जाता है जब हमारी विभिन्न मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की क्या करती हैं, चेष्टा करती हैं। इन्होंने कहा कि खेल द्वारा हमारी अनेक प्रवृत्तियों तथा सहज प्रवृत्तियों का क्या किया जाता है, शोधन होता है। मतलब हमारी जो भाई अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं और जो हमारी सहज प्रवृत्तियां हैं उनका क्या होता है, शोधन होता है। अब खेल की विशेषताओं को लेकर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने और भी बातें कही, जैसे क्रो एंड क्रो की बात करें, इन्होंने क्या कहा कि खेल
बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। ये सब परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे गए हैं। जब आपसे पूछा जाए किसने कहा कि खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेती है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा। ड्रेवन ने क्या कहा कि खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। ठीक है, खेल, इसके अलावा खेल स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है, ये भाई उसकी एक विशेषता है, ये किसी की परिभाषा नहीं है। और भाटिया ने एक परिभाषा दिया था कि खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है, हम किसी और के लिए नहीं खेलते हैं भाई, स्वयं खेल के लिए खेलते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं खेल की विशेषताओं को लेकर। ठीक है, यहाँ तक सभी का डन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा, लेकिन साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब खेल के प्रकार की अगर हम बात करें तो बच्चों के जो सब खेल हैं, जो बच्चे सारे खेल खेलते हैं ना, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक वैयक्तिक खेल के बारे में और दूसरा सामूहिक खेल के बारे में। और इन दोनों प्रकार के खेलों के आधार पर कॉल ग्रुस का नाम सभी ने सुना है, इन्होंने बाल उपयोगी खेलों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे ही थोड़ी ना, ये जो वैयक्तिक खेल हैं, ये जो सामूहिक खेल हैं, मैं इनका विस्तृत वर्णन करूंगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो कॉल ग्रुस नाम है बेटा, ग्रुस ने बालक उपयोगी खेलों का क्या किया था, विस्तृत वर्णन किया था। और उनमें से 5 प्रकार के खेल को इन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से खेलों का इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। सबसे पहला खेल क्या था, परीक्षणात्मक खेल। ठीक है, परीक्षणात्मक खेल में क्या कहते हैं, इस खेल में बालक जो है वो वस्तुओं को उलट पलट कर देखता है। देखते हो ना कि बालक को कभी कोई खिलौना दे दीजिए ना, तो वो पहले इधर देखेगा, फिर पलट के उधर देखेगा, फिर उसको क्या करेगा, उठा के फेंकेगा, फिर उसको देखेगा कि अच्छा ओहो ये तो ऐसे गिर गया, फिर उसको उठा के रखेगा। तो उसे ही कहते हैं कि जिस खेल में बालक वस्तुओं को उलट पलट कर देखता है, उसे ही कौन सा खेल कहा जाता है, परीक्षणात्मक खेल कहा जाता है। दूसरा हमारा क्या है, गतिशील खेल। गतिशील मतलब ही समझ में आ रहा है, कुछ गति की बात की जा रही है। तो जो दौड़ भाग उछल कूद वाले खेल बचपन में खेले थे ना, उसी को ही क्या कहा जाता है, गतिशील खेल कहा जाता है। पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल में कुछ ही पता चल रहा है भाई, कुछ रचना से रिलेटेड है, कुछ बच्चा यहाँ पे क्रिएटिव करने वाला है। तो इसमें कहा जाता है इस खेल में बालक जो है वो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वंस करता है। जैसे देखते हो ना, कभी कभी वो कोई चीज़ बनाया, उसके बाद पता चले उसको बिगाड़ देगा, फिर बनाएगा, फिर बिगाड़ देगा। जैसे आप देखते हो बालू की, उन्होंने क्या बनाया, बालू का कुछ बनाया, उसके बाद उसको गिरा दिया। मिट्टी के घर बनाते हैं, फिर पता चलता है झगड़ा हो गया, लो भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे बनना है। तो वही रचनात्मक खेल है। ठीक, दूसरा है लड़ाई का खेल। लड़ाई के खेल में इसमें कहते हैं इस प्रकार के खेलों में हार जीत के खेलों को स्थान दिया गया। जैसे हमारे कुछ खेल होते हैं ना जिसमें हार जीत होता है, जैसे आपका हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ये किस प्रकार के खेल हैं, ये हार जीत वाले खेल होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है बौद्धिक खेल। अब बौद्धिक से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ बुद्धि की बात की जाती है। तो जो बुद्धि वाले खेल होते हैं ना, इस प्रकार के खेलों का संबंध किससे होता है, बौद्धिक खेल का, तो बुद्धि से होता है। इसमें जैसे चौपड़ खेलते हो ना, तो भाई वहां पे दिमाग लगाना है, अगर दिमाग नहीं लगा पाओगे तो हार जाओगे। ठीक है, शतरंज हो गया, पहेली वाला, जब पहेली बचपन में होते थे ना, बूझो तो जाने, तो वो जो सारे वहां पे आपका दिमाग काम करता था कि ऐसे ही कुछ भी कर देना है, कहीं भी उठा के गुट्टी रख देना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे खेल कैसे थे, ये बौद्धिक खेल के अंतर्गत आते। अब भाई कुछ अन्य प्रकार के भी खेल थे। अन्य प्रकार के खेल को किसने बताया था, हरलॉग जो थे, उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों को कुछ अन्य प्रकार के खेलों को उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या खेलों का उल्लेख किया है। तो इन्होंने पहला खेल क्या बताया, स्वतंत्रता और ऐच्छिक वाला खेल। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्वतंत्रता और ऐच्छिक वाला खेल होता है ना, ये खेल सबसे प्रारंभिक है। बालक इनको अकेला खेलता है, जब जहाँ तब तहाँ चाहता है। जैसे देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपना अकेले ही बैठ के पता नहीं क्या बात भी करते रहेंगे, अपना खेल खेलते रहेंगे, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये कर दो, उसी में अपना अपने आप से जो बच्चे खेल खेलते हैं, तो वही क्या कहलाता, स्वतंत्रता ऐच्छिक खेल कहलाता। पॉइंट क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा खेल है जो कि सबसे प्रारंभिक में होता है, तो स्वतंत्रता ऐच्छिक खेल। कौन सा खेल होता है जिसमें बालक अकेला जब जहाँ जैसे चाहता खेलता, स्वतंत्रता ऐच्छिक खेल होता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा झूठ मूठ के खेल।
बचपन याद करिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बचपन में खेलते ना झूठ मूठ वाला खेल, चलो झूठ मूठ का ये वाला खेल खेलते हैं, समझ लेना कि तुम जो है चोर हो, हम सिपाही हैं, और वकील हो, ये है वो है। तो वो आपके कौन से होते हैं? वो झूठ मूठ के वाले खेल होते थे, ठीक है। माता पिता संबंधी खेल होते थे। इसमें ये जो माता पिता संबंधी खेल होते ना, इस खेलों को बालक अपनी प्रारंभिक अवस्था में माता के साथ खेलता था। जैसे आंख में चौली वाला खेलते ना, कि आंख बंद कर लेते थे, छुप जाओ, उसके बाद फिर देखते थे, खोले फिर खोलते थे। तो ये वाला जो खेल होता है वो माता संबंधी खेल इन्होंने बताया। एक हमारा होता है संवेगात्मक खेल, जो कि आपके संवेग पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे आप क्या जो चीज़ फील करते हो वो खेलना चाहते हो, कि अगर जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप कहते हो कि वही फील करते हो कि भाई मुझे यही वाला खेल खेलना। या आपका दिमाग क्या होता है, क्रिएटिव वाला होता है, कुछ चीज़ों को तोड़ने जोड़ने वाला होता है, तो आप उसी आधार पर वो खेल खेलते हो, ठीक है। तो ये जो है कुछ खेलों के बारे में बताया था हरलॉक ने, जो आपके बताए हैं ये आपके अन्य प्रकार के। आप देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा में खेल प्रणाली जो है उसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ठीक है, तो क्या बताओगे? फ्रॉबेल का नाम बताओगे, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग में खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, अब मान लो अगर फ्रॉबेल का नाम नहीं दिया है, तब वो कॉल्डवेल कुक के बारे में पूछ। लेकिन अगर फ्रॉबेल का नाम दिया और आपसे खेल प्रणाली का जन्मदाता पूछा जाएगा, तो आप किसका नाम बताओगे? फ्रॉबेल का नाम। और आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक पहले व्यक्ति थे जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि खेल प्रणाली का समर्थन किसने किया, तो कॉल्डवेल कुक ने किया था, जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए समर्थन किया। कॉल्डवेल कुक ने क्या कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल यही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। जैसे हम खेल खेल में बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसको वो बहुत आसानी से सीखता है, वो पूरे मतलब मन से उस कार्य को सीखता है। तो उसी के बारे में इन्होंने खेल प्रणाली में बातें बताई। पॉइंट इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए, खेल विधि पर आधारित कुछ आपकी शिक्षण विधि भी हैं। जैसे सबसे पहली शिक्षण विधि कौन है आपकी? मॉन्टेसरी विधि। अब देखिए, मॉन्टेसरी विधि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। तो मॉन्टेसरी विधि के अगर प्रतिपादक पूछा जाएगा तो मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा देने की क्या की थी? बात की थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये इटली की रहने वाली थी। इतना बात याद रखिएगा। और मॉन्टेसरी विधि में क्या करते हैं, छोटे बच्चे को कैसे देते? शैशवावस्था का ये जो है शिक्षा की भी विधि है। तो इसमें इन्होंने कहते हैं इस विधि में छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने द्वारा शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि ये किसके द्वारा शिक्षा देने पर बल देती थी? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जब बच्चे को हम उसके सामने रंग बिरंगे खिलौने देंगे तो उनके ज्ञानेंद्रियों का ही तो विकास होगा यहाँ पे। दूसरा हमारा है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि की अगर जन्मदाता पूछा जाएगा तो किसका नाम बताओगे? फ्रॉबेल का नाम बताओगे। और इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि जो विद्यालय है वो एक उद्यान की तरह है, और जो शिक्षक है वो उस विद्यालय का माली है, और जो छात्र होते हैं वो उसके क्या हैं? छोटे छोटे जो पौधे लगते हैं। तो इसमें किंडरगार्टन विधि में कैसे दिया जाता था कि बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक गार्डन में खेलने एवं घूमने फिरने का उन्हें क्या मिलता था? अवसर मिलता था। मतलब विद्यालय में वो स्वतंत्रता पूर्वक खेलें और उन्हें क्या होता था, तो वहां से वो चीजों को सीखते हैं। अगला हमारा है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि की बात करते हैं, जिसके किलपैट्रिक हैं आपके। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि बालक मिलकर, प्रोजेक्ट विधि से ही पता चल रहा है कि बालक जो है प्रोजेक्ट में मतलब मिलकर सामूहिक रूप से कोई कार्य करेगा। तो इस विधि में बालक मिलकर सामूहिक रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला हमारा है डाल्टन प्लान विधि। अब देखिए, डाल्टन प्लान विधि की अगर हम बात करें, जिसे आप डाल्टन विधि भी कहते हो, अगर डाल्टन विधि की आपके जन्मदाता पूछा जाएगा तो मिस हेलेन पार्क हस्ट ने डाल्टन नामक जगह पर जो है इस विधि को दिया था, इसीलिए इस विधि का क्या नाम है? डाल्टन विधि है। और इसमें छात्रों को काम सौंप दिया जाता है और छात्र जो हैं वो प्रयोगशाला के रूप में अपनी कक्षा का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब उनको बता दिया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है आपको, तो वो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार उस कार्य को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। और अगला हमारा है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसके जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाएगा, जिसको आप खोज विधि भी कहते हो, ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसमें कहते हैं इस पद्धति में बालक शिक्षक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान का क्या करते हैं?
अर्जन करते हैं। तो ये था आपका खेल विधि से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। मैंने हर एक पॉइंट को बताने की पूरी कोशिश की है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और पसंद नहीं आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।